हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है यूएपीए पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर सीरीज में पार्ट 4 को डिस्कस करके इस सेट को कंप्लीटली फिनिश करेंगे। आज के हमारे इस पार्ट 4 में हमने अपने लेक्चर को दो चैप्टर में डिवाइड किया है, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। चैप्टर 6 में और चैप्टर 7 में क्या है, आज हम ये समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर 6 में आतंकवादी संगठन के बारे में बताया गया है और चैप्टर जो 7 है उसमें मिसलेनियस प्रोविजंस को रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आतंकवादी संगठन को जो आपने इससे पहले हमने सूचियां पढ़ी थी चैप्टर उसमें पार्ट 1 में जो सूचियां थी उनमें हमने पढ़ा था कि इस एक्ट के लास्ट में 4 सूचियां जुड़ी हुई हैं, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। जिसमें से अनुसूची 1 में हमने बताया था कि केंद्रीय सरकार के द्वारा जिन्हें आतंकवादी संगठन के रूप में घोषणा की गई है उन संगठन को अनुसूची 1 में लिस्टेड किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे कि केंद्रीय सरकार की किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने की क्या शक्ति है, और अगर केंद्रीय सरकार के द्वारा किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है तो उस संगठन के पास क्या उपचार है। तो आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सेक्शन 36 में अध्याय 6 के 35 से 40 तक इसको कवर किया गया है, लेकिन हम इसमें 3 सेक्शंस को मुख्य रूप से कवर करेंगे, सेक्शन 35, सेक्शन 36 और सेक्शन 37। सेक्शन 35 में सरकार की पावर के बारे में बताया गया है कि अनुसूची 1 में अनुसूची 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, किसी भी अनुसूची में सरकार के द्वारा कोई भी संशोधन किया जा सकता है और यह सरकार केंद्र सरकार होगी। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय सरकार के द्वारा अनुसूचियों में आदि का संशोधन। तो इस क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुसूची 1 का संशोधन। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 35 में अनुसूची 1 का संशोधन की बात कही गई है। इसके सेक्शन 35 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, ठीक है, जो भी कोई कार्य केंद्रीय सरकार के द्वारा इस एक्ट के अंदर इस सेक्शन के अंतर्गत किया जाएगा तो केंद्र सरकार को अपनी कार्रवाइयां अधिसूचना द्वारा जारी करनी होगी। ठीक है, तो सेक्शन 35 में बताया गया है कि केंद्रीय सरकार किसी भी संगठन को अनुसूची 1 में डाल सकती है। अनुसूची 1 में किस संगठन को डाला जाता है, तो अनुसूची 1 में आतंकवादी संगठन को डाला जाता है। ठीक है, आज वर्तमान में हमारे भारत देश में यूएपीए की अनुसूची 1 में कितने आतंकवादी संगठन हैं, आपके लिए जानना आवश्यक है। तो बता दें, आज प्रेजेंट में 36 यानी कि 36 आतंकवादी संगठन को केंद्रीय सरकार के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ठीक है, समय समय पर इसमें संशोधन होता रहता है। इसमें से आतंकवादी संगठनों को इस सूची में डाला जाता है और आतंकवादी संगठनों को इस सूची से निकाला भी जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम सेक्शन 35, 36 में पढ़ेंगे कि किस प्रकार सरकार के द्वारा किसी भी आतंकवादी संगठन को अनुसूची 1 में जोड़ा जाता है और कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा किसी आतंकवादी संगठन को या किसी व्यक्ति को आतंकवादी संगठन की अनुसूची 1 से निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, 35, 36 और 37 इसी बात को बताती है। तो सेक्शन 35 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनुसूची आदि का संशोधन। इसके लिए आपको 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं। धारा 35 की उपधारा 1 में 4 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, ए, बी, सी और डी। यहाँ पर हमने इन सबको मेंशन नहीं किया है, यहाँ सिर्फ हमने समझाने की दृष्टि से सेक्शंस को कवर किया है, लेकिन सेक्शंस के अंदर का जो कंटेंट्स है, जो मटेरियल है, उसको हमने बोर्ड पर नहीं लिखा है क्योंकि इसे लिख पाना संभव नहीं है। इसलिए हम इसे आपको लेक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, 31 में मुख्य रूप से 5 उपधाराएं जुड़ी हुई हैं। कितनी? उपधारा 5।
ठीक है। उपधारा 5, सेक्शन 30 को उपधारा 5 में कवर किया गया है। तो उपधारा 1 बताती है कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी संगठन को अनुसूची में डाल सकती है, उसमें जोड़ सकती है। बी, यदि केंद्रीय सरकार को यह लगता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अधीन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अधीन सुरक्षा परिषद के द्वारा वैश्विक आतंकवाद का या अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए किसी आतंकवादी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है, तो केंद्रीय सरकार को भी यह इस संकल्प के परिप्रेक्ष्य में ऐसे किसी आतंकवादी संगठन को जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन की भूमिका पर काम करता है, उस संगठन को अपनी अनुसूची 1 में लिस्टेड करना होगा। तो फ्रेंड्स, एक तो सरकार अपने आधार पर, अपने विश्वास के आधार पर किसी आतंकवादी संगठन को उपधारा 1 क्लॉज के अंतर्गत डाल सकती है अनुसूची 1 में, और दूसरा यूनाइटेड नेशंस के संकल्पों के अनुसार किसी आतंकवादी संगठन को इस सूची में सम्मिलित कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका सी आता है। क्लॉज ए पढ़ा हमने, क्लॉज बी पढ़ा हमने, अब क्लॉज सी पढ़ते हैं। क्लॉज सी में बताया गया है कि केंद्रीय सरकार जब उसके पास ऐसा कोई आवेदन आता है किसी संगठन के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो केंद्रीय सरकार को यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह उचित जांच करने के बाद, विधि प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद उस आतंकवादी संगठन या व्यक्ति को अनुसूची 1 से हटा भी सकती है। हटाने की जो बात कही गई है वह उपधारा 1 के खंड ग में कही गई है, क्लॉज सी में कही गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से केंद्रीय सरकार को ये पावर है कि वह किसी भी आतंकवादी संगठन को सूची में जोड़ सकती है, किसी भी आतंकवादी संगठन को सूची से निकाल सकती है। लेकिन ये जोड़ना और निकालना, जो भी कुछ कृत्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, यह अकॉर्डिंग टू लॉ किया जाएगा, यह मनमानी नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई यूएपीए में कोई संशोधन होता है, सरकार कोई संशोधन लेकर के आती है, तो आपने मीडिया में देखा होगा और पब्लिक में भी ये डिबेट का विषय बन जाता है, क्योंकि लोगों को कानून की डीपली नॉलेज ना होने के कारण या कानून का व्यवहारिक ज्ञान ना होने के कारण लोग अपने तर्कों को देते हैं, जो कि उचित भी नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सरकार जितनी भी पावर को एक्सरसाइज करती है, पावर को उपयोग करती है, वह कहीं ना कहीं कानून के अंतर्गत ही करती है। ठीक है, तो इसमें सेक्शंस में हमने क्लॉज 3 पढ़े, ए, बी और सी। इसका जो क्लॉज डी है वो ये बताता है कि केंद्रीय सरकार किसी भी अनुसूची में कोई भी संशोधन कर सकती है। अब ये अनुसूची 1 का ही संशोधन नहीं है, अनुसूची 2 में भी संशोधन कर सकती है, अनुसूची 3 में भी संशोधन कर सकती है, और 2019 में जो अनुसूची नई जोड़ी गई है इस एक्ट में, उसमें भी सरकार को संशोधन करने की पावर है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार सरकार किस संगठन अनुसूची में संशोधन की शक्ति केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। यहाँ राज्य सरकार को सेक्शन 35 के अंतर्गत कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसकी सबसेक्शन 2 अभी हम पढ़ रहे थे उपधाराएं। ठीक है, हमने एक उपधारा पढ़ी थी इसमें, जिसमें हमने ए, बी, सी और डी ये 4 क्लॉज पढ़े थे। अब हम इसकी उपधारा 2 पढ़ेंगे। ठीक है, उपधारा 2 ये बताती है कि केंद्रीय सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन अपनी मर्जी से या अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत घोषित नहीं कर सकती। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय सरकार के पास किसी आतंकवादी संगठन को संगठन के रूप में घोषित करने के लिए पर्याप्त विश्वास के आधार होना चाहिए, उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए, जिन ग्राउंड्स के आधार पर वह किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में सूची 1 में लिस्टेड करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें यही बात बताई गई है, सफिशिएंट ग्राउंड, पर्याप्त विश्वास के आधार, विश्वास के आधार, इस सूची में ये बात कही गई है। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 सरकार को ये पावर देती है, जरूरी नहीं है कि हम इस सेक्शन का हर एक सेक्शन पढ़ें, हर एक क्लॉज को पढ़ें, हम उन क्लॉज और सेक्शंस को कवर करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसमें समझते हैं। सेक्शन को हमने 3 को छोड़ा। सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि सरकार अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में, जो कि अभी इसमें मेंशन नहीं की गई है अनुसूची 4, क्योंकि अभी हाल ही का संशोधन है 2019 का, तो हम अभी इस एक्ट में पढ़ रहे हैं अनुसूची 2 और 3 में अभी सरकार को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, जिस प्रकार से अनुसूची 1 में संशोधन किया था उसी प्रकार से सरकार के द्वारा अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ठीक है, सरकार के द्वारा संशोधन कर दिया। अब इस संशोधन को सरकार उपधारा 5 हो गई ना, उपधारा 5 इसकी लास्ट सेक्शन, लास्ट क्लॉज है इसका, तो सॉरी सब सेक्शंस लास्ट है ये। इसमें बताया गया है कि सरकार जब किसी सरकार अपनी पावर का उपधारा 1 अनुसूची 1 के संबंध में और अनुसूची 2 और 3 के संबंध में जो कोई अधिसूचना निकालती है, उस अधिसूचना को निकाले जाने से अतिशीघ्र संसद के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, कहाँ रखा जाएगा? संसद के समक्ष, या संसद में से रखा जाएगा। संसद में ये प्रस्ताव क्यों रखे जाते हैं सरकार के? इसलिए प्रस्ताव नहीं, सॉरी, जो भी कार्रवाई अधिसूचना है इसलिए रखी जाती है क्योंकि संसद में इस पर बहस हो सके। ठीक है, ये रखे जाते हैं। तो ये इसकी प्रोसेस है। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 36 पर। ठीक है, सेक्शन 36 में ये बताया गया है कि सरकार ने जिस प्रकार 35 में सूचियों में संशोधन किया था उस प्रकार से अब देखते हैं कि सरकार सेक्शन 36 के अंतर्गत बताती है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, किसी आतंकवादी संगठन को अधिसूचना से निकाला जाना। अब सरकार के समक्ष कोई आवेदन आतंकवादी संगठन की तरफ से ये आता है, कोई संगठन की तरफ से, कि उसे अधिसूचना से निकाला जाना चाहिए, उसे गलत आधार पर सूची में लिस्टेड किया गया है, तो उसकी प्रोसेस को इसमें फॉलो किया गया है। तो आइए समझते हैं क्या है इसकी प्रोसेस। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति या संगठन को सरकार के द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्टेड किया जाता है, तो उस दशा में कोई भी कौन कौन आवेदन दे सकता है, उस प्रक्रिया को विहित किया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत कि कौन कौन आवेदन दे सकता है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इफेक्टेड पर्सन जो इससे इफेक्टेड है, इफेक्टेड पर्सन, ठीक है, सरकार की इन कार्रवाइयों से कोई इफेक्टेड पर्सन इसमें जो है दे सकता है। कोई व्यथित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो कि इसे व्यथित है, वो पर्सनली इसमें आवेदन दे सकता है कि उसे सूचीबद्ध से निकाला जाए। ठीक है, सेकंड, इसमें जो आवेदन देगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, संगठन के द्वारा। ठीक है, संगठन के द्वारा भी ये आवेदन दिया जा सकता है। तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि आवेदन किस किस के द्वारा दिया जाएगा? तो आवेदन किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा जो से इफेक्टेड है, या फिर संगठन के द्वारा इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, आवेदन कर दिया। अब इसमें बताया भी गया है कि आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी और आवेदन का निपटारा करने की क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो इसके विषय में इस एक्ट में बताया गया है कि वह प्रक्रिया होगी जो कि केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाए, केंद्र सरकार के द्वारा विहित की जाए। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया का इसमें पालन किया जाएगा। केंद्रीय सरकार के द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन, केंद्रीय सरकार के द्वारा विहित प्रक्रिया इसमें फॉलो की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं कि केंद्रीय सरकार को आवेदन किया, केंद्रीय सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति तो ऐसा अपॉइंट होगा जो इस आवेदन की सुनवाई करेगा, तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे केंद्रीय सरकार इस विषय के लिए अपॉइंटेड करे। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय सरकार जब किसी व्यक्ति को अपॉइंट करती है तो उसके समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि केंद्रीय सरकार के द्वारा इस आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है तो उस दशा में संगठन और उस व्यक्ति के पास क्या उपचार होगा कि वह आगे कार्रवाई कर सके।
तो इसके लिए इस सेक्शन 36 में बताया गया है कि सेक्शन 36 में ये बताया गया है कि सेक्शन 36 में ये बताया गया है कि इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति बनाई जाएगी। यदि देखो, सबसे पहले आवेदन केंद्र सरकार के समक्ष किया जाएगा सूची से निकालने के लिए, आतंकवादी संगठन के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा कि उसे संगठन से हटाया जाए। सबसे पहली प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। किन्हीं कारण से केंद्रीय सरकार के द्वारा उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया, उसको मान्य नहीं किया। अब उस व्यक्ति के पास क्या उपचार है कि वो क्या करे, ठीक है। इसलिए अधिनियम में बताया गया है, सेक्शन 36 में बताया गया है कि व्यथित व्यक्ति या संगठन समिति के पास, जिसे हम पुनर्विलोकन समिति के नाम से जानते हैं, पुनर्विलोकन समिति के पास अपना आवेदन मूव कर सकता है, ठीक है। पुनर्विलोकन समिति यह जांच करेगी, न्यायिक सिद्धांतों को ध्यान में रख, पुनर्विलोकन के न्यायिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए समिति यह जांच करेगी कि उसको किसी संगठन को अनुसूची 1 से निकाला जाना चाहिए या नहीं। यदि मान लिया जाए इस पुनर्विलोकन समिति के द्वारा, ये जो समिति है इसके द्वारा यदि सरकार का जो ऑर्डर था संगठन को उसको लिस्टेड करने का, यदि उसने रिजेक्ट कर दिया और उसने उस ऑर्डर को और एप्लीकेशंस को मंजूर कर दिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, तो उस दशा में फिर क्या होगा, सरकार पुनर्विलोकन समिति के आदेश पर उस संगठन को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से निकालेगी। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, बाध्यकारी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपकी सेक्शन 36 कवर हुई। आपको समझ में आया कि 36 में कैसे कार्रवाई की जाती है। आवेदन को ग्रहण करने के लिए, उसके निपटारे के लिए, उसके डिस्पोजल के लिए कार्रवाइयां वह होंगी जो केंद्र सरकार प्रिस्क्राइब करे, विहित करे, ठीक है। इसके बाद में यदि केंद्र सरकार के द्वारा उस आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है तो उस दशा में पुनर्विलोकन समिति के समक्ष में आवेदन मूव करना होगा, एप्लीकेशन मूव करनी होगी, और यदि उसने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर केंद्रीय सरकार के लिए मैंडेटरी है कि वह उस संगठन को पुनर्विलोकन समिति के आदेशों के अधीन आतंकवादी संगठन की सूची से निकाल दे, ठीक है। अब आते हैं हम, ये पुनर्विलोकन समिति क्या होगी, किससे गठित होगी, कैसे बनेगी। तो धारा 37 में बताया गया है कि पुनर्विलोकन समिति के लिए 4 मेंबर होंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष हो गया इसमें, ठीक है, और प्लस 3 अन्य सदस्य। अब जो अध्यक्ष होगा वह हाई कोर्ट का जज होगा, हाई कोर्ट जज या रह चुका होगा, ठीक है। हाई कोर्ट जज का जज जो है पुनर्विलोकन समिति का अध्यक्ष होगा, ठीक है। और ये जो 3 अन्य सदस्य हैं, इनकी जो योग्यता होगी वह केंद्रीय सरकार पर विहित करेगी, केंद्रीय सरकार के ऊपर डिपेंड करेगी। 1 मिनट, सॉरी, हम बता रहे थे कि जो अध्यक्ष की योग्यता होगी वह लाइटिंग की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है फ्रेंड्स। जो अध्यक्ष की योग्यता होगी वह एक हाई कोर्ट जज की योग्यता होगी, और अन्य सदस्यों की जो 3 सदस्य हैं उनकी योग्यता होगी वह केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएगी, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स, यदि हाईकोर्ट के जो जजेस हैं, जो पदासीन हैं, जो ऑन सिटिंग है, तो उसके लिए केंद्र सरकार को अपॉइंट करने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करना आवश्यक होगा। ये मैंडेटरी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, इसमें कुछ इतना ही है बस। अध्यक्ष होगा एक, 3 अन्य सदस्य होंगे। हमने पहले पार्ट 1 में ही बताया था कि यहाँ पर 2 चीजें देखने को मिलती हैं, एक पुनर्विलोकन समिति, दूसरा अधिकरण। अधिकरण किसके लिए था? अधिकरण
अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंतर्गत जो कार्रवाइयां हो रही थी उनकी जांच करने के लिए अधिकरण था, जो भी ठीक है, अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 3 धारा 4 की जो कार्रवाई चल रही थी उनके लिए अधिकरण अपॉइंट किया गया था। अधिकरण में सिर्फ और सिर्फ ओनली अध्यक्ष होता है, ये सदस्य अधिकरण में नहीं होते। अधिकरण एक सदस्यीय बॉडी है ना। तो अभी इसमें हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, बताया है। इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक अधिकरण, दूसरा रिव्यू कमेटी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन अपने चैप्टर 7 पर। चैप्टर 7 में ये बताया गया है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 में बताया गया है कि मिसलेनियस प्रोविजंस, जो कि हर एक एक्ट के लास्ट में होते हैं, ठीक है। ये मिसलेनियस प्रोविजंस है, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है इस एक्ट के, ठीक है। तो इसमें हम सेक्शंस 41 से लेकर के 53 तक देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान है। तो सेक्शंस 41 इसका फर्स्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, ठीक है। सेक्शंस 41 में ये बताया गया है कि किसी संगम का बने रहना अस्तित्व में। देखो फ्रेंड्स, धारा 3 में सरकार के द्वारा अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए किसी एसोसिएशंस को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया गया था, अब वो छिन्न भिन्न हो गया, ठीक है, उसको वो डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब उसको जो है विघटन हो गया या वो समाप्त हो गया किसी भी प्रकार से सरकार के आदेशों के अधीन। तो फ्रेंड्स, इसमें कहने का तात्पर्य है कि ये लोग, सरकार ने इन्हें तो छिन्न भिन्न कर दिया था, लेकिन इन्होंने किसी दूसरे नाम में अपना एक नया एसोसिएशन क्रिएट कर लिया, या किसी और तरीके से और किसी और रीति से ये काम करने लगे। तो इसमें बताया गया है संगम का बने रहना, यदि वह किसी अन्य रीति से, किसी भी बदले हुए नाम से, एसोसिएशन का नाम बदल करके या सदस्यों का नाम बदल करके अपनी गतिविधियों को किसी प्रकार से संचालित करते हैं और सरकार की निगाह में आता है, तो सरकार ये समझेगी कि संगम अभी भी बना हुआ है। सेक्शन 41 में इसको डिक्लेयर किया गया है स्पष्ट तौर पर, ठीक है। सेक्शन 42 जो की बात करती है पावर ऑफ डेलीगेटेड पावर की, यानी कि प्रत्यायोजन की शक्ति। ये प्रत्यायोजन की शक्ति क्या होती है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आपने विधि शास्त्र में पढ़ा था कि प्रत्यायोजन की शक्ति एक कानून जब अपनी शक्ति को आगे और उसको ट्रांसफर किया जाता है तो हम उसे डेलीगेट पावर बोलते हैं, उसे प्रत्यायोजन शक्ति बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें स्पेशल ये बताया गया है कि धारा 7 और धारा 8 के लिए जो केंद्रीय सरकार की शक्तियां हैं, यहां पर जो धारा 7 और धारा 8 के लिए, धारा 7 और धारा 8 में क्या था, धारा 7 और धारा 8 में 1 मिनट, फ्रेंड्स, जैसा कि हम बता रहे थे कि धारा 7 में और धारा 8 में, जो कि अध्याय 2 की ये धाराएं हैं, इनमें प्रतिषेधात्मक आदेश पारित किए जाते हैं, है ना। तो इन ऑर्डर्स, इन धाराओं में कार्रवाई करने के लिए जो पावर केंद्रीय सरकार की है, जो शक्ति केंद्रीय सरकार की है, अपनी शक्ति केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को भी डेलीगेट कर सकती है, इतनी सी बात बताई गई है, ठीक है। और राज्य सरकार उस शक्ति को उपयोग कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है कि यदि राज्य सरकार को अपनी पावर और आगे डेलीगेट करनी है तो क्या करना होगा, तो राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित में, ठीक है, पूर्व अनुमोदन से अपनी शक्ति वह अपने जो उसे आगे के लिए ट्रांसफर कर सकती है, वह किसी व्यक्ति को भी ट्रांसफर कर सकती है। कौन? राज्य सरकार। राज्य सरकार को डेलीगेट की थी केंद्र सरकार ने। अब केंद्र सरकार से राज्य सरकार को जो शक्ति प्राप्त हुई है धारा 7 और धारा 8 के संदर्भ में, उन शक्तियों को राज्य सरकार आगे ट्रांसफर करना चाहती है, वो डेलीगेट करना चाहती है, तो उसके लिए थोड़ा सा बीच में अलग से प्रावधान है। उसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व लिखित मंजूरी आवश्यक होगी, अनुमोदन आवश्यक होगा, प्री अप्रूवल, ठीक है, धारा 42 में। इसके बाद आते हैं धारा 43। धारा 43 में ये बताया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अध्याय 4 और अध्याय 6 के अधीन आपको दिख रहा है सेक्शन 43 में धारा 4 अध्याय 4
और अध्याय 6 के अधीन अध्याय 4 में क्या बताया गया है? अध्याय 4 में बताया गया है कि आतंकवादी क्रियाकलाप और उनके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। अध्याय 6 में आतंकवादी संगठन को घोषित करने के लिए अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति की बात कही गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अध्याय 4 और अध्याय 6 के अधीन अपराधों के लिए अन्वेषण अधिकारी, ठीक है, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण करने के लिए विशेष तौर पर अध्याय 4 और अध्याय 6 के अधीन, ठीक है, आप इनको आतंकवाद से संबंधित अध्याय मान सकते हैं क्योंकि यहाँ से आतंकवाद की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है अध्याय 4 से अध्याय 6 तक। अध्याय 7 मिसलेनियस है। तो अध्याय 4 में कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा, वो किस रैंक का ऑफिसर होगा उस रैंक को बताया गया है। तो फ्रेंड्स आपको 3 चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। एक महानगर, जिसे जैसा कि आप जानते ही हैं कि संहिता में महानगर किसे बताया गया है, जिसकी संख्या 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की है और उसे राज्य सरकार ने महानगर घोषित किया गया है, तो उस क्षेत्र को महानगर मानते हैं। आज वर्तमान में हमारे पास 4 महानगर की घोषणा है, जैसे कि बम्बई है, दिल्ली है, कलकत्ता है और अहमदाबाद है। 5वां है हमारा दिल्ली, लेकिन दिल्ली को हम अलग प्रोविजन में कवर करेंगे, इसलिए हमने इसको दिल्ली को इसमें काउंट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स यदि इस अधिनियम के अध्याय 4 और अध्याय 6 के अधीन कोई अन्वेषण किया जाता है तो उसके लिए यदि वह अन्वेषण दिल्ली विशेष, देखो उसको 3 पॉइंटों में आपको याद रखना है, 1 2 3, वेरी इजी। यदि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत अपराध का अन्वेषण किया जाता है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत यदि अन्वेषण किया जाता है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर अन्वेषण इस अध्याय के अंतर्गत कौन करेगा, किसको पावर होगी, वह कौन सा ऑफिसर होगा, तो इसमें बताया गया है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम महानगर क्षेत्र पर। महानगर क्षेत्र में अगर महानगर क्षेत्र में इस अधिनियम से संबंधित अध्याय 4 अध्याय 6 के अधीन कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाना है तो वह इन्वेस्टिगेशन किस पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा किया जाएगा, तो उसमें बताया गया है कि वह इन्वेस्टिगेशन सहायक पुलिस आयुक्त के द्वारा किया जाएगा, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। और इसके अलावा जैसा कि आप बता चुके हैं महानगर क्षेत्र कौन सा होता है, महानगर क्षेत्र संहिता यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में जिसे घोषित किया गया है, इसकी आबादी 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की है। इसके बाद कौन सा क्षेत्र आता है, जो महानगर क्षेत्र नहीं है, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है और जो महानगर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। भारत देश के अंदर ऐसा समस्त क्षेत्र जो इन दोनों के अंतर्गत नहीं आता है वह हम इसे साधारण क्षेत्र मान लेते हैं। चलिए आपकी प्रॉब्लम को बहुत हल्के से सॉल्व किए देते हैं। तो हमने इसे जैसे कि हमारा आगरा है, दिल्ली, आगरा है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, मुरैना है, ये सब क्षेत्र जितने भी हमारे काउंट कर सकते हैं अपनी इंडियन टेरिटरी में, ये सारे क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आएंगे। और इसमें यदि इन टेरिटरी में इन दो को छोड़ के तीसरी टेरिटरी में यदि अध्याय 6 अध्याय 4 और अध्याय 6 के अधीन अन्वेषण किया जाना है तो अन्वेषण किसके द्वारा किया जाएगा, किसकी देखरेख में किया जाएगा, तो वो किया जाएगा उप पुलिस अधीक्षक, यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इससे नीचे की रैंक के अधिकारी को इसमें कोई शक्ति नहीं दी गई है अन्वेषण के लिए। तो आपको समझना है ये जो अन्वेषण की जो प्रक्रिया है इस धारा 43 के लिए जो ये इसमें दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, महानगर क्षेत्र है तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। यदि महानगर क्षेत्र के अलावा कोई दूसरा क्षेत्र जैसे ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर है, इंदौर है, भोपाल है, आपका लखनऊ है, ये सारे क्षेत्रों में कौन करेगा, जयपुर वगैरह, जोधपुर वगैरह, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सब क्षेत्र में कौन करेगा, इसमें करेगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि उप पुलिस अधीक्षक। ओ आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेक्शन 43A, सेक्शन 43A बताया गया है गिरफ्तार करने, तलाशी लेने आदि की शक्ति। तो फ्रेंड्स
ये जो है अमेंडेड सेक्शंस है, इस सेक्शंस में गिरफ्तारी की और अभिग्रहण की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी करने के बाद, अभिग्रहण करने के बाद किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, मतलब आगे की क्या कार्रवाई होगी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें 43A में जो गिरफ्तारी की जाती है और जो तलाशी ली जाती है वह अभियुक्त अधिकारी के अधीनस्थ किसी या उसके द्वारा अपॉइंटेड किसी अधिकारी के द्वारा अगर कोई तलाशी है या कोई अभिग्रहण है, किसी संपत्ति का अभिग्रहण है, तो वह उसको किया जाएगा और उसको वे सारे उपबंध लागू होंगे जो कि सीपीसी में गिरफ्तारी और अभिग्रहणों को लागू होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें इसके बाद सेक्शन 43B बताती है कि गिरफ्तारी और अधिग्रहण, अभिग्रहण कर लिया, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, उस संपत्ति का अभिग्रहण कर लिया, तो अब उसका क्या करना है गिरफ्तार व्यक्ति का। गिरफ्तार व्यक्ति का देखिए, जहां से व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वहां के निकटतम पुलिस थाने में उस व्यक्ति को पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, पुलिस स्टेशन में पेश किया जाएगा उस संपत्ति को और उस व्यक्ति को। ठीक है, अब कर दिया पेश। ठीक है, अब पुलिस के लिए समस्या आ गई कि अब वो क्या करे, क्योंकि ये मामला एक अलग टाइप का ही मामला है। तो उसमें बताया गया है कि जब पुलिस स्टेशन में कोई गिरफ्तार व्यक्ति सेक्शन 43A के अकॉर्डिंग लाया जाता है, कोई संपत्ति लाई जाती है, इस प्रकार पेश की जाती है, तो वह कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करेगा, क्या करेगा उन व्यक्ति और संपत्तियों का। तो उसमें बताया गया है कि वह संहिता के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। जब पुलिस स्टेशन के भाषाधक अधिकारी के पास कोई व्यक्ति लाया जाता है गिरफ्तार करके या कोई संपत्ति अभिग्रहण करके लाई जाती है, तो क्या करता है वह अपने निकटतम मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के अंदर अंदर इनको प्रस्तुत करता है। तो इस प्रक्रिया को हम 43B में फॉलो करेंगे। आई होप समझ में आया। तो फ्रेंड्स, मजिस्ट्रेट फिर आगे की कार्रवाई को करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 43C पर। 43C में बताया गया है कि संहिता के कतिपय उपबंधों का उपांतरित रूप में लागू होना। मतलब इसमें जब हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ रहे थे तो हमने संहिता वर्ड पढ़ा था। तो संहिता वर्ड के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि संहिता हम किसे मानेंगे। संहिता में बताया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता, जहां कहीं भी संहिता वर्ड आए तो अकॉर्डिंग टू CRPC, ठीक है, या संहिता आ रहा है तो हम CRPC को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया 167 और 438 और जमानत के उपबंध। इसको हमने आपकी सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। एक्ट में ये उपधाराओं में वर्णित है। अगर आप हर एक्ट की हर उपधारा को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, इसलिए आप अपनी स्वयं की कोडिंग कीजिए, उसको कोड में पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। ठीक है, लेकिन वो स्वयं की होना चाहिए। तो इसमें धारा 167 को हम देखते हैं। धारा 167 में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस के द्वारा प्रेस किया जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो उसमें रिमांड की बात कही गई है ना। इसमें अन्वेषण के दौरान चालान पेश करने की बात कही गई है, और यदि चालान पेश करने में डिले होता है तो वह कितने दिन तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है उसकी बात कही गई है ना। तो फ्रेंड्स, 167 में जो 15 दिन का रिमांड था, इस सेक्शन में बताया गया था कि इसमें एक्ट में जो 15 दिन का रिमांड दिया जाता है पुलिस को, वह 30 दिन का माना जाएगा। 15 की जगह 30 दिन का, संहिता में 15 दिन है, तो इस एक्ट में यदि 167 के अंदर कोई कार्रवाई की जाती है तो वह 15 की जगह 30 मानी जाएगी, 30 दिन के लिए। ठीक है, और इसमें जो हम चालान पेश करते हैं 90 दिन और 60 दिन का जो प्रोविजन है 167 में, 90 डेज, ये 19 और 16, 90 और 60 डेज का, तो 90 की जगह हम क्या मानेंगे, 90 की जगह 90 और 60 की जगह 90, और ये हमें 3 संशोधन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। 15 की जगह 30, ये संशोधन आपके सीपीसी में है, ये प्रोविजन, और ये जो है इस एक्ट में है, सॉरी यूएपीए में मौजूद है। तो हमें अमेंडेड रूप में ये याद रखना है, इस फॉर्मेट को आप याद रख लीजिए, 15, 90, 60, तो 30, 90 और 90 चेंज नहीं होगा, 90 की जगह रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि यदि अभियोग मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो पेश करने की अवधि क्या होगी रिपोर्ट, तो उसमें 90 डेज है। ठीक है, यदि आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से भिन्न, लेकिन 10 वर्ष इससे कोई, अगर इस कंडीशन से भिन्न कोई
चालान है तो उसमें 60 डेज, ठीक है, अन्य किसी ऑफेंस में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने ये पढ़ा कि 15, 90 और 60 की जगह हम पढ़ेंगे 30, 90 और 60, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आपके प्रोविजन 438 और जमानत के उपबंधों पर। फ्रेंड्स इसमें स्पष्ट तौर पर यह मना किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन आरोपित किया जाता है तो उसे सेक्शन 438 एंटीसिपेटरी बेल का लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे कि SC/ST एक्ट में मना किया गया है कि 438 का लाभ नहीं दिया जाएगा, वैसे ही इसमें 438 का लाभ नहीं दिया जाएगा, किसी की अग्रिम जमानत न्यायालय के द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम रेगुलर बेल पर। रेगुलर बेल जैसे हम जमानत बोलते 437 और 439 में दी जाती है रेगुलर बेल, ठीक है। तो इसको बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जब कभी न्यायालय के पास कोई आवेदन जमानत के लिए आता है जो कि 438 का आवेदन नहीं है, ठीक है, तो न्यायालय के लिए सरकार ने इस एक्ट में इस प्रकार के प्रावधानों को मेंशन किया है कि न्यायालय ये देखेगा पुलिस की केस डायरी या फिर 173 में जो पुलिस के द्वारा चालान दिया जाता है, उस चालान को देखने पर न्यायालय को यह लगता है कि प्राइमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टतः अपराध किया जाना, अगर प्रथम दृष्टतः न्यायालय को लगता है कि अपराध किया गया है तो उस कंडीशंस में न्यायालय रेगुलर बेल भी नहीं देगा। इस एक्ट के ये सख्त प्रोविजंस हैं, इसीलिए लोग इस एक्ट को बहुत ही सख्त मानते हैं और इसके बारे में ये डिबेट का मौका लोगों को देता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, हमने जमानत पढ़ ली, हमने 438 पढ़ ली, हमने 167 डिमांड पढ़ ली, है ना। इसके बाद आप आते हैं 43E यानी कि धारा 15 के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा है। ये धारा भी इस एक्ट की हमारी समझ से थोड़ी सी परे है, ठीक है, लेकिन एक्ट में है। इसमें बताया गया है कि यदि न्यायालय के समक्ष इस अध्याय से आतंकवाद से संबंधित अध्यायों से कोई व्यक्ति प्रस्तुत होता है, लाया जाता है, तो न्यायालय को यह उपधारणा करनी होगी कि उस व्यक्ति ने यह अपराध किया है, ठीक है, पहली। दूसरी, एक्सपर्ट के ओपिनियन के आधार पर भी न्यायालय को यह उपधारणा करनी होगी यदि किसी एक्सपर्ट व्यक्ति ने, जैसे कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने यह बताया है कि जो जो घटनास्थल था, आपराधिक घटनास्थल था, उस घटनास्थल से जो कोई आर्टिकल, जो वस्तुएं मिली हैं, उन वस्तुओं पर अभियुक्त व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं, तो उन फिंगरप्रिंट्स के आधार पर न्यायालय यह उदाहरण कर लेगा कि उस व्यक्ति ने इस अध्याय के अधीन या इस अधिनियम के अधीन अपराध को कारित किया है, जब तक कि उस अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ और उस अभियुक्त व्यक्ति ने अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए इसके तक प्रतिकूल कुछ अन्य साबित न कर दिया हो, ठीक है। तो ये उदाहरण न्यायालय करेगा, लेकिन एक खंडनीय उदाहरण, इसको खंडित किया जा सकता है कोई प्रतिकूल साक्ष्य दे करके, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम 43F यानी कि ये इसकी लास्ट सेक्शन है। इसमें बताया गया है सूचना देने के लिए बाध्यता। देखिए, जब कोई अधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, जांच कर रहा है, तो उस समय सभी स्थानीय प्राधिकारी, चाहे सरकार की हो, ठीक है, सभी स्थानीय प्राधिकारी, बैंक और कोई कंपनी, यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के द्वारा उससे कोई सूचना मांगी जाती है तो वे सभी लोग सूचना देने के लिए बाध्य होंगे। और मान लिया जाए यदि कंपनी के द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा या बैंक के द्वारा कोई गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसको देने के लिए वे प्राधिकृत और उन्होंने उनसे प्रतिकूल कोई इंफॉर्मेशन दी है, कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो उस कंडीशन में इस एक्ट में बताया गया है कि उन व्यक्तियों को जो है 3 वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है। जो कोई व्यक्ति फॉल्स इंफॉर्मेशन देगा, मिथ्या इत्तला देगा, मिथ्या सूचना देगा 43F, तो वह 3 वर्ष तक के कारावास से 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ये दोनों लगाया जा सकता है।
सूचना देने की बाध्यता। आपने कोई अपराध नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन आपके ऊपर जो बाध्यता कानून के द्वारा अधिरूपित की थी, आपने उस बाध्यता को भंग किया है, इसलिए आपको दंडित किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 44 पर, जो कि साक्ष्यों के संरक्षण की बात करती है। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपने देखा होगा कि जब कभी आतंकवादी हमला होता है, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, तो उस घटना का कोई तो साक्षी होता है। ठीक है, अब ये जो अपराध होते हैं, ये सामान्य अपराधों की तुलना में अधिक खतरनाक प्रकृति के अपराध होते हैं। तो इस प्रकार के अपराधों में लोग साक्षी बनने से कतरा भी सकते हैं, इसलिए साक्षियों को इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष सुरक्षाएं दी गई हैं, जिनमें धारा 44 साक्षी को ये संरक्षण देती है कि यदि न्यायालय को लगता है कि साक्षी का जीवन संकट में हो सकता है उसके साक्ष्य देने से, तो न्यायालय कुछ आदेश पारित कर सकता है जो कि साक्षी की सुरक्षा से संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार धारा 44 में आवेदन कौन कौन लगा सकता है उसको देखते हैं हम। धारा 44 में जो आवेदन लगाए जाएंगे, धारा 44 के आवेदन साक्षी के द्वारा स्वयं लगाया जा सकता है, साक्षी लगा सकता है जो साक्षी है। दूसरा, लोक अभियोजक लगा सकता है। तीसरा, न्यायालय स्वयं। ये 3 प्रकार है। इन 3 प्रकार से न्यायालय में 44 के अंतर्गत आवेदन लगाया जा सकता है, साक्षी के द्वारा, लोक अभियोजक के द्वारा, और न्यायालय सुमोटो इसका कॉग्निजेंस ले सकता है। तो फिर क्या करेगा न्यायालय? न्यायालय कुछ आदेश पारित करेगा, जैसे कि न्यायालय अपने आदेशों में, कार्रवाइयों में साक्षियों के नाम को जो ओपन नहीं करेगा, उनके नाम को हाइड करके रखेगा। साक्षियों के पते जो उनके स्थानीय पते हैं, जो निवास करते हैं, उन पतों को जो है प्रकाशित नहीं किया जाएगा। और ये प्रतिबंध भी लगा सकता है कि न्यायालय की कार्रवाइयों को और साक्षियों के नाम को किसी भी प्रकार से, किसी भी रीति में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सामान्य दशाओं में ऐसा नहीं होता है। इस अधिनियम में विशेष तौर पर साक्षियों के संरक्षण के लिए इस प्रावधान को दिया गया है। न्यायालय अपना ऑर्डर लिखते समय, अपना जजमेंट लिखते समय साक्षियों के नामों को छिपा सकता है, साक्षियों के नामों को वर्णन नहीं करता, उसको छुपा देगा। ठीक है, हम डिलीट करने की बात नहीं करते हैं, हम छिपाने की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड, यदि कोई व्यक्ति धारा 44 में न्यायालय के द्वारा जो प्रकाशन पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, साक्ष्यों के कार्रवाइयों के प्रकाशन पर, यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की इस आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो वह 3 वर्ष के कारावास तक का दंड उसको दिया जा सकता है। धारा 44 में भी 3 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है। 3 वर्ष, ठीक है, और जुर्माना तो सब में कंपलसरी है ही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेक्शन 45 पर, अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान, इस एक्ट के अंतर्गत न्यायालय डायरेक्ट किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। तो फिर कैसे लेगा संज्ञान? न्यायालय अध्याय 3 के अंतर्गत जो अनलॉफुल एसोसिएशन से संबंधित पनिशमेंट जिसमें दी गई है, अनलॉफुल एक्टिविटीज की पनिशमेंट दी गई है अध्याय 3 में, अध्याय 3 से संबंधित अपराधों का संज्ञान लेने की अनुमति केंद्रीय सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, या फिर यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी, अध्याय 4 या अध्याय 6 के अधीन अपराधों का अन्वेषण करने के लिए, विचारण करने के लिए। अन्वेषण तो सरकार के अधीनस्थ हो रहा है, लेकिन विचारण करने के लिए न्यायालय को अभियोजन की अनुमति दी जाएगी। या फिर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी या अधिकारी के द्वारा ये जांच कर लेने के पश्चात, जैसे कि इन्वेस्टिगेशंस के दौरान कोई मटेरियल किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष आता है और वह अधिकारी और प्राधिकारी उस पर अपनी जांच करता है और ये पता लगाता है क्या मामला अभियोजन के लिए न्यायालय में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और वह सरकार को अपनी सिफारिश करता है। जो प्राधिकारी या अधिकारी है वह जांच करके अपनी सिफारिश सरकार को देगा और सरकार अभियोजन की मंजूरी देगी, डायरेक्ट अभियोजन की मंजूरी नहीं दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार
या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किसी अधिकारी या प्राधिकारी के द्वारा जांच करने के पश्चात सरकार को सिफारिश की गई है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध का वियोजन न्यायालय में किया जाना चाहिए, तब उस कंडीशंस में न्यायालय इसका संज्ञान लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। सुमोटो कॉग्निजेंस भी न्यायालय नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 45 अपराधों का संज्ञान हो गया। इसके बाद आते हैं हम साक्ष्य की ग्राह्यता के विषय में। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कलेक्ट थ्रू इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशंस, यानी कि अंतरोधन संसूचनाओं के माध्यम से साक्ष्य की ग्राह्यता के विषय में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में या तार अधिनियम या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 एक्ट में कोई बात है, कोई विधि है, कोई कानून है, ठीक है, उसके होते हुए भी इसमें यह बात कही गई है कि यदि कोई तार या कोई ऐसी कोई संसूचना जो कि अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा की गई है, कार्रवाइयों में न्यायालय के समक्ष जब वह विचारण में आता है, सुनवाई के दौरान, विचारण के दौरान अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होगी। ये थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लैंग्वेज थोड़ी कठिन है, आप उसको समझ सकते हैं। तो अंतरोधन संसूचनाओं के माध्यम से साक्ष्य की ग्राह्यता के विषय में, और जो साक्ष्य दिया जाएगा वह विचारण में, कार्रवाइयों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और न्यायालय में वह साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य होगा अभियुक्त व्यक्ति के अगेंस्ट में, उसके विरोध में। लेकिन इसके लिए एक कंडीशंस है। ये कंडीशंस है कि जब किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन, सेक्शन 46 के अधीन डील किया जाना है, तो उस व्यक्ति को, जिस प्राधिकारी ने उस कम्युनिकेशंस को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, तो उस कम्युनिकेशंस की एक प्रति, प्राधिकारी के आदेश की एक प्रति न्यायालय के द्वारा 10 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 10 दिन मतलब उसको प्रस्तुत किया जाना है, उसके 10 दिन पहले उसको दी जाएगी। इसको, जिसके अगेंस्ट में इसे साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य बनाया गया है, ठीक है। लेकिन यदि न्यायालय को ये लगता है कि 10 दिन की इंफॉर्मेशन देना अभियुक्त व्यक्ति के लिए कोई कंपलसरी नहीं है और इससे न्याय की कोई विफलता नहीं होती है, तो ये न्यायालय जो नहीं भी दे सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 48 पर, अधिनियम का प्रभाव। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि हम बताते हैं कि ये स्पेशल एक्ट है, इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए के द्वारा की जाती है, इसका विचारण स्पेशल कोर्ट में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्पेशल एक्ट अपने आप में कंप्लीटली अपनी प्रोसेस को लिए हुए अपने आप में कंप्लीट होता है। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि यह अधिनियम अन्य अधिनियमों पर या अन्य अधिनियमों पर ओवरराइड होगा। इसके जो उपबंध हैं, इसके जो प्रावधान है, वे प्रभावी होंगे, ठीक है। इस अधिनियम को कोई अन्य अधिनियम ओवरराइड नहीं करेगा, बल्कि यह अधिनियम उनको ओवरराइड करेगा। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 49 पर, जो बताती है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण, जो कि हर एक एक्ट में होती है। आप जैसा कि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपने आईपीसी में पढ़ा, सीआरपीसी में पढ़ा, सभी जगह आप अधिकतर एक्ट में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आईपीसी में नहीं पढ़ा होगा, सॉरी, इसको आपने सीआरपीसी में पढ़ा है, प्रोसीजर लॉ में ये पढ़ने को मिलते हैं, स्पेशल एक्ट होते हैं उनमें पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ एक्ट हैं उनमें ये प्रोविजंस नहीं है। तो इसमें बताया गया सेक्शन 49 में सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण। यदि कोई अधिकारी या कोई प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन कोई कार्य करती है, कोई सद्भाव न करती है, लेकिन उसमें ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी पर सारा खेल इस संरक्षण का है। ये संरक्षण इस शब्द के आधार पर प्राप्त होता है। यदि आपका इंटेंशन गुड फेथ में है, आपने गुड फेथ में कोई कार्रवाइयां की हैं, तो आप इससे संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है यदि ये गुड फेथ नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ये सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार के अधिकारियों, प्राधिकारियों को ये संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 50 पर, व्यावृत्ति। इसमें बताया गया है कि व्यावृत्ति क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये एक्ट है, इसके अलावा नौसेना, वायुसेना या आपकी थल सेना की संबंधित विधि होती है और उस विधि को
के अधीन जो कोई अपराध होते हैं उनका विचारण करने के लिए न्यायालय अलग से होता है। तो फ्रेंड्स, इस धारा 50 के अंतर्गत नौसेना जो सेना विधि है, ये सेना विधि को ओवरराइड नहीं करेगा और सेना विधि के उपबंधों पर ये किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालेगा। उस वहां की जो कार्रवाइयां हैं वह उस अधिनियम के अंतर्गत होंगी जो कि उसमें वर्णित है, ना कि इस अधिनियम के अंतर्गत। और ये अधिनियम सेना विधि अधिनियमों पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव कारित नहीं करेगा। जैसा कि यहाँ ओवरराइड कर रहा था सेक्शन, इसमें किसमें ओवरराइड किया था ना, सेक्शन अधिनियम का प्रभाव 48 में, लेकिन यहाँ 50 में नहीं करेगा, 50 में नहीं करेगा। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 51 पर। सेक्शन 51 न्यायालय की पावर को बताता है। जब अभियुक्त व्यक्ति का न्यायालय विचारण चल रहा होता है तो न्यायालय को ये पावर है कि वह अभियुक्त व्यक्ति के कोई लाइसेंस जो कि उसकी अनुज्ञप्ति, हथियार की कोई अनुज्ञप्ति है या फिर उसका कोई पासपोर्ट है, उसको परिबद्ध कर ले। ये क्यों करना, ये इस कार्रवाई को क्यों किया जाता है, उसके लिए इस कार्रवाई को इसलिए किया जाता है जब किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन आरोप है और उसका अभियोजन चल रहा है तो पासपोर्ट को इसलिए जब्त किया जाता है कहीं वह व्यक्ति देश के बाहर विदेश में न चला जाए, ठीक है, और उसकी अनुज्ञप्ति को परिबद्ध भी किया जाता है जिससे कि वह आगे कोई गतिविधियों को अंजाम ना दे सके। तो इसके हथियार की अनुज्ञप्ति और उसका पासपोर्ट न्यायालय के द्वारा न्यायालय के आदेश पर जब्त किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 52 पर। सेक्शन 52 ये बताती है कि केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए समय समय पर नियम बना सकती है, ठीक है, नियम बनाने की बात कही गई है। जो सेक्शन 52 में नियम बनाए जाएंगे वह केंद्रीय सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे और केंद्रीय सरकार जो नियम बनाएगी उन नियमों को धारा 53 के अंतर्गत, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं आप बोर्ड पर, धारा 53 के अंतर्गत आदेशों और नियमों को केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाने के पश्चात संसद के समक्ष रखा जाएगा, ठीक है। ये आदेशों और नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना, किस लिए, संसद के समक्ष इसलिए विचार विमर्श के लिए रखा जाता है सारे इनको। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और ये लेक्चर आपको आपकी हेल्प करेगा कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि इस एक्ट को संभावित तौर पर मध्य प्रदेश के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया था और उसमें जो पहले का सिलेबस था MPADPO का, उसमें कुछ संशोधन किया गया था और कुछ पुराने एक्ट्स को हटाया गया था और उनकी जगह कुछ नए एक्ट को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इन नोटिफिकेशंस के आधार पर हमने इस एक्ट को कवर किया है और इस एक्ट को लिया है और प्रयास किया है कि सरल सी भाषा में, सरल शब्दों में इस एक्ट को आपको जो है उपलब्ध कराया जाए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये एक्ट अच्छा लगे, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे, हमारा पढ़ने का तरीका आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।